आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी। जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही असर होगा। मैयत रहमान डकैत की है, जो कराची पुलिस को 80 से जायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। रहमान डकैत की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर हुकूमत सिंध की जानिब से 50 लाख का इनाम मुकर्रर किया गया था। साल 2025 बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म ने तहलका मचाया हुआ है, धुरंधर। अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग, गोलियों की गूंज और एक गैंगस्टर की लार्जर देन लाइफ कहानी। पब्लिक ताली बजा रही है, सिनेमा हॉल सीटियों से गूंज रहे हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए, जो आप पर्दे पर देख रहे हैं वो कहानी है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन जिस इंसान पर यह कहानी बनी है वो कोई हीरो नहीं था। उसका नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलूच, जिसे दुनिया जानती है रहमान डकैत के नाम से। कराची का वो डॉन जिसने लियारी की गलियों को कब्रिस्तान बना दिया था। फिल्मों के खून का रंग लाल होता है, लेकिन असल जिंदगी में खून का रंग काला पड़ जाता है और वो कभी छूटता नहीं। आज हम उस बॉलीवुड के चश्मे को उतार फेंकेंगे, हम उस ग्लैमर को हटाएंगे और देखेंगे वो भयानक सच जो स्क्रिप्ट राइटर ने आपसे छुपा लिया। ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है, ये कहानी है उस शख्स की जिसने अपने दुश्मन का सर काटकर उससे फुटबॉल खेली थी। तो चलिए रियल लाइफ को यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं कराची के उस नर्क में जहां से ये खौफनाक दास्तान शुरू हुई। वेलकम टू लियारी कॉन्फिडेंशियल, लेट्स टॉक अबाउट इट। कराची रोशनी का शहर, सिटी ऑफ लाइट्स, पाकिस्तान की धड़कन। लेकिन इस शहर के सीने में एक ऐसा इलाका दफन है जहां की रोशनी सूरज ढलने से पहले ही दम तोड़ देती है। लियारी सिर्फ एक मोहल्ला नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां घुसना आसान है लेकिन निकलना नामुमकिन। यहाँ की गलियां इतनी संकरी हैं कि शायद धूप भी अपना रास्ता भूल जाती है। और इन्हीं अंधेरी गलियों में साल दर साल एक ऐसा खेल खेला गया है जिसका नाम है गैंग वॉर। ये कहानी सिर्फ गलियों और लाशों की गिनती नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने लियारी के इस नर्क को अपना स्वर्ग बनाया। एक ऐसा आदमी जिसके एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे में गरीबों के लिए मदद। कुछ लोग उसे मसीहा कहते थे और बाकी उसे शैतान का दूसरा नाम मानते थे। उसका नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलूच, लेकिन दुनिया उसे किसी और नाम से जानती थी। एक ऐसा नाम जो कराची के पुलिस थानों से लेकर इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स तक गूंजता था, रहमान डकैत। आज हम उस नकाब को हटाएंगे जो रहमान डकैत ने दुनिया के सामने ओढ़ रखा था। हम उन फाइलों की धूल झाड़ेंगे जिसमें दर्ज है कि कैसे एक मछुआरे का बेटा पाकिस्तान का सबसे खूंखार डॉन बन गया और कैसे उसका अंत एक नई शुरुआत का सिर्फ एक भयानक ट्रेलर था। कहते हैं अपराधी पैदा नहीं होते, हालात उन्हें बनाते हैं। लेकिन लियारी में ये कहावत थोड़ी बदल जाती है। लियारी कराची का सबसे पुराना इलाका, समुद्र के किनारे बसा ये मोहल्ला कभी मछुआरों और मेहनत कश बलूचों का घर था। लेकिन दशकों की सरकारी अनदेखी, गरीबी और बेरोजगारी ने लियारी को एक ऐसी पैट्री डिश में बदल दिया जहां सिर्फ एक ही बैक्टीरिया पनप सकता था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यहाँ बच्चे स्कूलों में ABCD सीखने से पहले AK-47 और 9mm का फर्क सीखते थे। रहमान का जन्म इसी मोहल्ले में 1970 के दशक के मध्य में हुआ और उसके लिए जुर्म कोई चॉइस नहीं थी, एक विरासत थी। उसके पिता दादा महमूद और उसके चाचा शेरू ये नाम लियारी के अंडरवर्ल्ड में नए नहीं थे। ये वो दौर था जब लियारी में ड्रग्स और तस्करी का धंधा अपनी जड़ें जमा रहा था। हाजी लालो, ये नाम याद रखिएगा, उस वक्त लियारी का बेताज बादशाह था और रहमान का परिवार हाजी लालो के सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा था। जरा सोचिए एक ऐसे बचपन के बारे में जहां खिलौनों की जगह घर में हेरोइन के पैकेट और अवैध हथियार आम बात हों, जहां पुलिस का सायरन खतरे की घंटी नहीं बल्कि रोजमर्रा का बैकग्राउंड म्यूजिक हो। रहमान की परवरिश इसी बारूद के ढेर पर हुई। पुलिस रिकॉर्ड्स और लोकल सोर्सेज बताते हैं कि रहमान ने बहुत छोटी ही उम्र में इस जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं था, वो एक बहुत तेज तर्रार शागिर्द था। उसने देखा कि लियारी में इज्जत पैसे से नहीं खौफ से मिलती है और खौफ पैदा करने के लिए दिल में रहम नहीं, हाथ में हथियार चाहिए होता है। 90 का दशक आते आते रहमान
जो अब रहमान डकैत बनने की राह पर था, एक मामूली गुर्गे से ज्यादा कुछ नहीं था। वो हाजी लालो के बेटे अरशद पप्पू के साथ मिलकर काम करता था। दोनों दोस्त थे, भाई जैसे थे, लेकिन इतिहास गवाह है अपराध की दुनिया में दोस्ती की उम्र बहुत छोटी होती है, और जब ये दोस्ती टूटती है तो जो सैलाब आता है वो पूरे शहर को लाल कर देता है। ल्यारी में एक तूफान आने वाला था, एक ऐसा गैंग वॉर जो आने वाले एक दशक तक कराची की सड़कों को खून से नहलाने वाला था। और इस वॉर के केंद्र में थे कल के दो दोस्त और आज के जानी दुश्मन, रहमान डकैत और अरशद पप्पू। साल 2000 के आसपास हाजी लालो की गिरफ्तारी के बाद ल्यारी के तख्त पर एक खालीपन सा आ गया, और इस खालीपन को भरने के लिए शुरू हुई एक खूनी जंग। एक तरफ था अरशद पप्पू, हाजी लालो का बेटा, जो मानता था कि गद्दी पर उसका पैदाइशी हक है, और दूसरी तरफ था रहमान डकैत, जो मानता था कि गद्दी उसी की होती है जिसमें उसे छीनने की ताकत हो। यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं थी, यह ईगो की लड़ाई थी। ये ल्यारी के हर इंच, हर एक गली, हर एक ड्रग के अड्डे पर कब्जे की लड़ाई थी। अगले कुछ सालों तक ल्यारी एक वॉर जोन में तब्दील हो गया, जहां पुलिस का कानून नहीं बल्कि AK-47 का कानून चलता था। दुकानें बंद हो जाती थी, स्कूल खाली हो जाते थे, लोग अपने ही घरों में कैदी बन जाते थे, क्योंकि बाहर मौत नाच रही थी। रहमान डकैत का तरीका बेहद क्रूर था। वो सिर्फ अपने दुश्मन को मारता नहीं था, वो एक मैसेज देता था। पुलिस फाइलों में दर्ज गवाहियां और लोकल पत्रकारों की रिपोर्ट्स एक बेहद खौफनाक तस्वीर पेश करती हैं। कहा जाता है कि रहमान के इलाके में अगर कोई मुखबरी करते पकड़ा जाता तो उसकी सजा मौत से भी बदतर होती थी। ऐसी कहानियां जो शायद इंसानियत पर से आपका भरोसा उठा दे। ये वो दौर था जब ल्यारी में लोगों का गायब होना आम बात थी, और कुछ दिनों बाद उनकी लाशें टुकड़ों में बोरे में बंद शहर के किसी नाले में मिलती थी। रहमान डकैत ने ल्यारी में टॉर्चर सेल्स बना रखे थे। इन अंधेरी कोठियों में क्या होता था, इसकी चीखें बाहर नहीं आती थी, सिर्फ खौफ बाहर आता था। अरशद पप्पू का गैंग कमजोर पड़ने लगा था। रहमान की स्ट्रेटजी साफ थी, अपने दुश्मन के हर आदमी को चुन चुन कर मारो, उनके परिवार को डराओ और उनके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ दो। उसने ड्रग्स, फिरौती और जुए के अड्डों पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। कराची के बड़े बड़े व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स सब रहमान डकैत के नाम से कांपते थे। भत्ता यानी कि प्रोटेक्शन मनी अब एक टैक्स बन चुका था, जो सीधे रहमान के खजाने में जाता था। लेकिन रहमान डकैत सिर्फ एक साधारण गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ बंदूक के दम पर राज तो किया जा सकता है, लेकिन अमर नहीं हुआ जा सकता। उसे लेजिटिमेसी चाहिए थी। उसे चाहिए था कि लोग सिर्फ उससे डरे नहीं, बल्कि उसे मसीहा की तरह पूजे भी। और यहीं से शुरू हुआ रहमान डकैत का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खेल। दुनिया के हर बड़े क्रिमिनल मास्टरमाइंड की तरह रहमान भी जानता था कि पब्लिक परसेप्शन बंदूक की गोली से ज्यादा ताकतवर होता है। ल्यारी के लोग दशकों से भूखे थे। उन्हें न सरकार से मदद मिल रही थी और न ही पुलिस सुरक्षा। रहमान ने इस भूख को पहचाना और उसने वो चेहरा ओढ़ लिया जिसका इंतजार ल्यारी के लोग कर रहे थे, रॉबिन हुड। जिस हाथ से रहमान ने लोगों का खून बहाया था, उसी हाथ से उसने ल्यारी में पैसे बांटना शुरू कर दिया। उसने स्कूल बनवाए, पार्क बनवाए, गरीबों की बेटियों की शादियां करवाई। अगर किसी के घर में राशन नहीं होता था तो रहमान के आदमी वहां अनाज की बोरियां पहुंचा देते थे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका हो, वहां अगर कोई गैंगस्टर आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी कर दे तो वो आपके लिए भगवान से कम नहीं होता। रहमान ने ल्यारी के लोगों की वफादारी खरीद ली थी। और फिर साल 2008 में रहमान ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। उसने अपनी पावर को एक नया नाम दिया, पीपल्स अमन कमेटी, PAC। नाम में अमन था, लेकिन काम वही पुराना आतंक का था। PAC असल में रहमान के गैंग का ही एक मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वर्जन था। ये एक ऐसा संगठन था जो खुद को ल्यारी के लोगों का रक्षक बताता था। वो कहते थे कि हम पुलिस का काम कर रहे हैं, हम इलाके से जुर्म मिटा देंगे। द आयरनी इज कि शहर का सबसे बड़ा मुजरिम अब अमन का ठेकेदार बन बैठा था। रहमान की ये स्ट्रेटजी काम कर गई। PAC के झंडे तले उसने अपनी काली कमाई को सफेद करने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात, उसने राजनीति में अपने कदम जमा लिए। कराची की राजनीति में ल्यारी हमेशा से ही एक अहम वोट बैंक रहा, और रहमान अब उस वोट बैंक का मालिक था। बड़े बड़े नेता जो कल तक उसे एक मामूली गुंडा समझते थे, अब उसके दरबार में हाजिरी लगाने लगे। उसे सरदार कहा जाने लगा, भाईजान कहा जाने लगा।
रहमान डकैत अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक पॉलिटिकल एसेट बन चुका था, एक ऐसा हथियार जिसे नेता अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। लेकिन सत्ता एक दोधारी तलवार होती है, जब तक आप उसके काम आते हैं वो आपको बचाती है, और जिस दिन आप जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं वही सत्ता आपका गला रेत देती है। रहमान डकैत बहुत बड़ा हो चुका था, शायद अपनी औकात से भी ज्यादा। 2008 से 2009 के बीच लियारी में रहमान डकैत का सूरज अपने चरम पर था। अरशद पप्पू का गैंग लगभग खत्म हो चुका था। हालांकि पप्पू अभी जिंदा था, लेकिन उसका खौफ खत्म हो गया था। पीएसी के जरिए रहमान का कंट्रोल सिर्फ लियारी तक सीमित नहीं था, बल्कि कराची के दूसरे इलाकों जैसे मालिर, गडाप तक फैल चुका था। ये वो दौर था जब कराची में एक कहावत मशहूर थी, दिन में पुलिस का राज और रात में रहमान का। इस दौरान रहमान का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसके लिए इंसान की जान की कीमत एक सिगरेट के कश से ज्यादा नहीं थी। उसके जुल्मों की दास्तान आज भी लियारी की पुरानी दीवारों में गूंजती है। लेकिन एक कहानी, एक ऐसी अफवाह जो उस वक्त जंगल की आग की तरह फैल रही थी, वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी वेरीफाइड नहीं है, शायद ये सच हो या शायद सिर्फ एक खौफ पैदा करने के लिए फैलाई गई एक अफवाह। लेकिन लियारी में लोग दबी जुबान में कहते थे कि जब रहमान के गैंग ने अपने किसी बड़े दुश्मन को मारा तो उसकी दरिंदगी सिर्फ हत्या तक नहीं रुकी। कहा जाता है कि उन्होंने उस दुश्मन का सर कलम किया और फिर उस कटे हुए सर से फुटबॉल खेली। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहानी, ये अफवाह यह दर्शाती है कि रहमान डकैत का खौफ किस स्तर तक पहुंच चुका था। वो सिर्फ मारता नहीं था, वो रूह को कपा देता था। वो ये साबित करना चाहता था कि लियारी में उसके अलावा और कोई दूसरा मसीहा नहीं है। लेकिन इस देवता का पतन तय था। कराची शहर खून से थक चुका था, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था, मीडिया सवाल उठा रहा था, और सबसे बड़ी बात, रहमान के अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को अब लगने लगा था कि ये फ्रैंकेनस्टाइन का मास्टर अब उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। जो कुत्ता पालतू था अब वो अपने मालिक को ही काटने दौड़ रहा था। 2009 की गर्मियों में हवा का रुख बदलने लगा। रहमान के लिए जाल बिछाया जा रहा था, और इस जाल का शिकारी था कराची पुलिस का एक और विवादित चेहरा, एसएसपी चौधरी असलम। एसएसपी चौधरी असलम कराची पुलिस का वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसे खुद मौत का सौदागर कहा जाता था। वो कानून की किताब से ज्यादा अपनी बंदूक पर भरोसा करता था। चौधरी असलम को एक ही टास्क मिला था, लियारी को साफ करना, और सफाई का मतलब था रहमान डकैत का खात्मा। रहमान को भनक लग चुकी थी, वो जानता था कि उसका वक्त पूरा हो रहा है। जो राजनीतिक हाथ कल तक उसके सर पर थे, आज वो हाथ खींच लिए गए थे। वो अंडरग्राउंड हो गया। लियारी जो कभी उसका किला था, आज उसी के लिए एक पिंजरा बन चुका था। पुलिस की रेड्स बढ़ गई थी। उसके वफादारी साथी या तो मारे जा रहे थे या उसे धोखा दे रहे थे। एक गैंगस्टर की जिंदगी का सबसे भयानक सच यही होता है, अंत में आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तारीख 9 अगस्त 2009। पुलिस को खबर मिली कि रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ कराची के बाहरी इलाकों में स्टील टाउन के पास कहीं छिपा है। ये एक सटीक मुखबरी थी या शायद एक सेटअप? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। चौधरी असलम की टीम ने इलाकों को घेर लिया। जो कहानी पुलिस ने दुनिया को बताई वो कुछ यूं थी। पुलिस ने रहमान को सरेंडर करने के लिए कहा। जवाब में रहमान और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक भीषण मुठभेड़ हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा, और जब गोलियां थम गई तो जमीन पर 4 लाशें पड़ी थी। उनमें से एक लाश लियारी के बेताज बादशाह रहमान डकैत की थी। 35 साल की उम्र में सरदार अब्दुल रहमान बलूच का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। पुलिस ने इसे अपनी एक बहुत बड़ी जीत बताया। मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, कराची का खौफ खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई कराची का खौफ खत्म हुआ था? रहमान के जनाजे में हजारों लोग उमड़े, औरतें रो रही थी, नौजवान गुस्से में थे। उनके लिए एक अपराधी नहीं, उनका भाई मारा गया था। भाई का छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था। चौका जैसा बाप जैसा लोग का भाई जैसा था। लियारी में अमन खान भाई ने लाया था। खान भाई हमारा भाई। उन्होंने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि ये एक फेक एनकाउंटर था, एक सेटअप था रहमान को मारने का।
और यहीं से इस कहानी का सबसे काला चैप्टर शुरू होता है, वो चैप्टर जो रहमान की मौत के बाद लिखा गया। रहमान डकैत मर चुका था, लेकिन उसने अपने पीछे एक बहुत बड़ा खालीपन, एक वॉइड छोड़ दिया था। और ल्यारी का इतिहास गवाह है, यहाँ तख्त कभी खाली नहीं रहता। रहमान की गद्दी संभालने के लिए एक नया चेहरा सामने आया, एक ऐसा शख्स जो रिश्ते में रहमान का कजन था, लेकिन क्रूरता में वो रहमान से भी 10 कदम आगे था। उसका नाम था उजैर बलूच। उजैर ने रहमान की विरासत को संभाला। उसने पीपल्स अमन कमेटी PAC की कमान अपने हाथ में ली, और फिर उसने जो किया, उसने रहमान डकैत के दौर को भी मीडियोकर साबित कर दिया। रहमान की मौत का बदला लेने के लिए उजैर ने ल्यारी में कत्ले-आम मचा दिया था, और इस बदले की आग में सबसे भयानक मौत मिली रहमान के पुराने दुश्मन अरशद पप्पू को। 2013 में उजैर बलूच के एक गैंग ने अरशद पप्पू को अगवा किया, और फिर उसके साथ जो सलूक किया गया उसकी तफसील बयां करना मुश्किल है। कहा जाता है कि पप्पू को तड़पा तड़पा कर मारा गया था, और फिर एक बार फिर वही खौफनाक इतिहास दोहराया गया। उसके सर को धड़ से अलग करके ल्यारी की गलियों में घुमाया गया। रहमान डकैत ने जिस खौफ का बीज बोया था, उजैर बलूच के रूप में वो और भी जहरीला बन चुका था। आज रहमान डकैत को मरे हुए 1.5 दशक हो चुके हैं। उजैर बलूच जेल की सलाखों के पीछे है। SSP चौधरी असलम खुद एक बम धमाके में मारे जा चुके हैं। किरदार बदल गए हैं, लेकिन ल्यारी की कहानी आज भी वही है। रहमान डकैत कोई हीरो नहीं था, वो एक हत्यारा था, एक ड्रग डीलर था, एक ऐसा अपराधी जिसने अपने शहर को बंधक बना लिया था। लेकिन वो एक सिस्टम की पैदावार भी था, एक ऐसा सिस्टम जिसने ल्यारी के लोगों को कभी अपना माना ही नहीं। जब तक ल्यारी की गलियों में अंधेरा रहेगा, तब तक वहां के बच्चों के हाथ में किताबों की जगह हथियार थमाए जाते रहेंगे। तब तक कोई ना कोई रहमान डकैत, कोई ना कोई उजैर बलूच पैदा होता रहेगा, क्योंकि जहां न्याय की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां अपराध का अंधेरा अपना साम्राज्य बना ही लेता है। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका होस्ट उपमन्यु, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय नाउ।